तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर के हम लगातार व्यापक स्तर पे काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अब एक नए रूप में, एक अद्यतन रूप में लिखना सीखें 1.0 ये कार्यक्रम आप सभी का प्रारंभ हो रहा है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक होंगे, क्या क्या सब टॉपिक होंगे, किन किन पे आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे और उस आंसर राइटिंग की क्या विशेषता होगी, आज इस सेशन में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। बस पहले ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि ये जो आंसर राइटिंग करवाने जा रहा हूँ मैं, मुख्य परीक्षा का जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, जिसमें से आईएएस एग्ज़ाम आपका और जो पीसीएस में यूपी पीसीएस एग्ज़ाम है, इन दो को लेकर के मैं फोकस्ड रहूँगा। ठीक है। और इनमें आज ये भी बारीकी बताऊंगा कि आईएएस में कितने शब्दों में आपको वहाँ पे लिखना होता है एग्ज़ाम हॉल पे, और यूपी पीसीएस में कितने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। आईएएस में भी दो शब्द मतलब जो शब्द सीमा है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, और ऐसे ही आपका यूपी पीसीएस में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों की कितने कितने शब्दों में आपको लिखने होते हैं। तो बहुत बारीकी से एक एक विषय को आज समझने का प्रयास करेंगे। और आगामी समय में ये जो कार्यक्रम होगा, देखिए सबसे पहली बात एक लाइव सेशन है। लाइव सेशन के साथ साथ एक आंसर राइटिंग का ग्रुप है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। लिखना सीखेगा टेलीग्राम चैनल जो आपका है, टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप सभी लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग जो भी आंसर लिखेंगे उसको मैं लाइव आप लोगों की कॉपी मंगवाऊंगा और साथ में उसका मूल्यांकन करूंगा। तो जिनकी आंसर राइटिंग किसी भी स्तर पे, आप अभी उत्तर लेखन के किसी भी स्तर पे हैं, आपने अभी आरंभ भी नहीं किया है, आप पहला प्रयास देने जा रहे हैं, आपने 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 1-2 मेंस लिख चुके हैं, तो सभी छात्रों के लिए है ये। अभी फिर आगामी मेंस लिखने जा रहे हैं आप मेरे साथ। आगामी ज़्यादा नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 सेशन होंगे मान लीजिए इसमें, जिसमें समान अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र के क्वेश्चन रहेंगे। इथिक्स में मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा ली है। केस स्टडी मैंने इथिक्स में 5 लिया, अभी मैं दिखा दूंगा क्या क्या टॉपिक है। और साथ में निबंध भी आपके मैं यहाँ पे करवाऊंगा। यूपीएससी में निबंध के 2 निबंध करवाऊंगा, और जो पीसीएस है उसमें 3 निबंध कराऊंगा, क्योंकि पीसीएस में 3 निबंध यूपी पीसीएस में लिखने होते हैं और यूपीएससी में 2 निबंध लिखने होते हैं। तो एक मूर्त एक अमूर्त, 2 का एक तकनीकी तौर पे आपको बताऊंगा कि निबंध लेखन आपको करना कैसे। और यही चीज़ यूपी पीसीएस में चूंकि 3 निबंध लिखने होते हैं, तो उसमें से एक एक सेक्शन से एक एक निबंध का टॉपिक लेके आप लोगों को लिखने का मैं एक तरीका बता दूंगा, और साथ में आप मेरे लिखेंगे भी। तो आज जो है हम बारीकियां समझेंगे आईएएस एग्जाम और यूपी पीसीएस एग्जाम के आंसर राइटिंग को लेकर के। और आगामी मुख्य परीक्षा से पहले मेरे साथ आपके उत्तर लेखन की जितनी भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का आंसर राइटिंग किसी भी स्तर पे है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मेरे साथ लिखेंगे, आपकी कॉपियां देखी जाएंगी, उन कॉपियों को मैं चेक करूंगा, चेक करके आप लोगों को आंसर राइटिंग बताऊंगा कि क्या सुधार करना है, क्या बेहतर करना है। आप में से जो बच्चे बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे, आप लोगों के लिए मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा। ये ग्रुप लेकिन बनेगा 15 दिन बाद, क्योंकि जो लोग बहुत बेहतर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिनको मुझे लग रहा है कि अब इनकी श्रेणी अलग हो गई, तो उनके लिए मैं एक अलग ग्रुप बना के उनको अपग्रेड करूंगा, उस ग्रुप में भी डालूंगा, ताकि उनके लिए कुछ अलग से यदि कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उनको जो है वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर कर सके। खासकर जो मेंस देने जा रहे हैं इस बार, तो उनका एक अलग ग्रुप मैं क्रिएट करने वाला हूँ, और जिनकी आंसर राइटिंग बेहतर हो रही है, ताकि उनका एक अपना, और जो बिगिनर हैं वो सारे लोग एक जो हमारा लिखना सीखेगा ग्रुप रहेगा उसमें तो रहेंगे ही रहेंगे। तो शुरुआत के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन बाद धीरे धीरे बच्चे निकलने चालू हो जाएंगे, और उनके लिए मैं अलग अलग धीरे धीरे उनको मैं खुद ऐड करूंगा उन नंबरों को, जो नंबर मुझे लगेंगे कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, और उनको फिर पर्सनल मैं उस पर गाइड करूंगा। तो ये एक आप सभी के लिए निश्चित तौर पे बहुत प्रभावी कार्यक्रम साबित होने जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम को लेकर के मेरे साथ आज सारे टॉपिक लिखेंगे, वो टॉपिक आप तैयार भी करेंगे साथ साथ। उम्मीद है, देखो मुझे मेंस को लेकर के हो सकता है इस टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स भी सम्मिलित करेंगे। करंट अफेयर्स के भी जो आगामी अभी हाल फिलहाल की चीज़ें हैं या पिछले 1 साल में हुई है, तो ज़्यादा नहीं 4-5 टॉपिक लेकर के करंट के मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा, और बाकी जीएस के टॉपिक रहेंगे। तो मेन हमें सीखना है। यदि एक बार आंसर राइटिंग सीख गए तो निश्चित तौर पर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको लिख पाएंगे। पहले तो हमें उत्तर प्रारूप पे अपने बेहतर काम करना है कि हमारा उत्तर प्रारूप अच्छा हो। उत्तर प्रारूप में मैं कुछ आने वाले समय में आपको टॉपर्स की कॉपियां भी दिखाऊंगा, जो हिंदी माध्यम के हैं, जिन्होंने यूपी पीसीएस में टॉप किया है, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है,
उनकी कॉपियां भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कॉपियों को लिखा है, मॉक जो है मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह जो उन्होंने दिए हैं, तो उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, ताकि एक रफली आपको आइडिया हो जाए कि आप लोग भी बहुत बेटर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रोस्पेक्टिव से जो है मैं ये पूरा का पूरा कार्यक्रम लेकर के आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। ये कार्यक्रम का अद्यतन रूप है, इससे पहले मैंने लगातार कार्यक्रम आप लोगों के लिए करवाए हैं, अब एक नए सिरे से और एक पूरे डिजाइन फॉर्म पे। जितने टॉपिक आज बता दूंगा इतने टॉपिक पे आंसर राइटिंग करने के बाद ये कार्यक्रम क्लोज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आगामी मतलब 30-40 टॉपिक आपके आंसर राइटिंग करने हैं, इससे आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगी। फिर हम इसको क्लोज करेंगे, आगामी फिर कोई नए एग्जाम होंगे, उसके लिए फिर हमने लिखना सीखे 2.0 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला की तरह चलता रहेगा। चलिए मैं अब आप सभी को थोड़ा सा कुछ बारीकियों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो लिखना सीखें 1.0 में उत्तर लेखन की शुरुआत हम शून्य से करेंगे, बिल्कुल जीरो से। इसके लिए सबसे पहले आगामी जो आपका सोमवार होगा, यानी आगामी जो मंडे है, उसमें मैं एक ओरिएंटेशन सेशन रखूंगा, वर्कशॉप सेशन रखूंगा, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर लेखन प्रभावी तरीके से कैसे लिखा जाए, क्या क्या चीज़ें होती हैं उत्तर लेखन को लेकर के, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, एग्जामिनर क्या माइंडसेट रखता है आपकी कॉपी चेक करते समय, क्या वो देखता है। तो एक वर्कशॉप सेशन रखेंगे, उसमें 5 की पॉइंट में मैं आपको पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि आप उत्तर लेखन की बारीकियों को समझें और उत्तर लेखन को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास करें। ठीक है, तो ये जो है शून्य से शुरुआत होगी। प्रारंभ आपका एक वर्कशॉप सेशन के माध्यम से होगा, अगला जो सेशन होगा वो वर्कशॉप सेशन होगा, और इसके बाद में आपके टॉपिक वाइज, पेपर वाइज आपके सारे के सारे पेपर जो आपके मैं आंसर राइटिंग कराने जा रहा हूं, सिलेबस ले रहा हूं आईएएस और यूपी पीसीएस एग्जाम 2022 में जो आपका भी होने जा रहा है, उसको लेकर के एक तरीके से मान लीजिए कि मैं पूरी तरीके से जो अद्यतन अभी का सिलेबस है, अभी जो पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसी आधार पे क्वेश्चन सेट करूंगा, शब्द सीमा भी उसी आधार पे हम तय करेंगे। इन सभी चीजों को लेकर के उत्तर लेखन की ये प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ बारीकियां पहले समझेंगे कि यूपी पीसीएस और आईएएस में एग्जाम की बारीकियां क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेशन है, इसका प्रारंभ है। आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि आप लोग जो है मेंस आंसर राइटिंग का भी मैं एक बता दूंगा, आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसकी अपनी बना लीजिएगा जितनी भी कॉपियां हैं, और रेगुलर आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके लाइव कोशिश करिएगा, जुड़िएगा। जो लोग लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो लाइव नहीं जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बाद में इस सेशन को देख करके आज़ाद आईएएस एकेडमी का जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ पर भी क्वेश्चन मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, उसमें एक बैच कोड मैंने निःशुल्क दे रखा है, उस बैच कोड में भी आप अपनी कॉपी सबमिट कर पाएंगे। लेकिन लाइव यदि करेंगे तो लाइव चेक भी करूँगा मैं, आपको रिप्लाई भी करूँगा। बाकी बच्चों की कॉपियाँ भी उस ग्रुप में आप देख सकते हैं। जो बेहतर कॉपी होगी मैं रिकमेंड करूँगा आपको, 4-5 कॉपियाँ जो बच्चे बेहतर कर रहे होंगे उन कॉपियों के आधार पर अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्यक्रम को लेकर के चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार आयोग का मेंस को लेकर क्या अप्रोच है, आयोग किस तरीके से मेंस को लेकर के यूपी पीसीएस क्या सोचता है और आईएएस एग्जाम में क्या अंतर है, दोनों में पहले तो एक बार हमें अंतर समझना होगा, तब जा करके हम इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यूपीएससी में जो भी प्रश्न होंगे, खासकर सामान्य अध्ययन की बात कर रहा हूँ, ऐसे की बात मैं इसके बाद में करूँगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप आईएएस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर शब्द सीमा 2 भागों में है, मतलब 2 शब्द सीमा में आपको लिखना है। सबसे बड़ा चैलेंज आपका 2 ही है। पहला चैलेंज क्या है, एक तो समय तय है कि आपको एक निश्चित निर्धारित समय पे करना है। ठीक है, आपको पता है कि जीएस के 4 पेपर होते हैं। मैं यूपीएससी का एक बार थोड़ा सा सिलेबस आप लोग को यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि क्या पूरा का पूरा पैटर्न रहता है ना। यहाँ पे एक बार हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आप लोग भी साथ साथ इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, पहला तो यहाँ पे एक सामान्य अध्ययन मेंस का जो सिलेबस है, एक तो आपका एसए का पेपर होगा। ठीक है, एसए के बाद जो दूसरा पेपर आपका होने वाला है वो होने वाला है जीएस 1 का, सामान्य अध्ययन पेपर 1 का होने वाला प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, इसके बाद दूसरा होगा आपका जीएस 2 का, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। इसके बाद आपका होगा जीएस 3 का, ठीक है, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र। इनमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, अभी बताऊंगा सब सारी चीजें। इसके बाद एक आपका जीएस 4 का पेपर है। अब देखो ये आपका 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये भी आपका 250 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल देखा जाए
तो जीएस के चारों पेपर 1000 नंबर के प्लस ये 1250 नंबर का ये आपका हो जाता है। 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, 2 मतलब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है लेकिन उसके 2 पेपर होते हैं जिया, उसमें पेपर 1 और पेपर 2, मतलब कि ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं आपके यूपीएससी में। ठीक है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होंगे, इसके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो इसको देखें तो 250 मार्क्स का ये भी होता है, 250 का ये होता है, तो 500 नंबर का वेटेज इसका है। यदि मेरिट देखें तो मेरिट आपकी 1750 में जाती है टोटल मेंस की। ठीक है, मेंस की। लेकिन 2 पेपर और आपके होते हैं, एक हिंदी कंपलसरी पेपर होता है और एक आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। लैंग्वेज का होता है, हिंदी क्या वो तो लैंग्वेज जो आपका, इंग्लिश का तो सबके लिए है, हिंदी में लैंग्वेज जो भी आपकी है उसको आप प्रेफर करते हैं और उस पर आपको देना होता है। तो ये आपका भाषा आधारित एक कंपलसरी पेपर 2 होते हैं। अब यहाँ पे जो समान अध्ययन के प्रश्न पत्र होंगे, देखो एस्से को लेकर अभी हम बाद में बात करेंगे, हम बात करें समान अध्ययन की। मैं अभी ना ऑप्शनल की बात भी कर रहा हूँ, केवल समान अध्ययन के पेपर को 2 भागों में आप बटा हुआ पाएंगे यूपीएससी में। पहले में जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रथम 10 क्वेश्चन होते हैं, 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं और 150 शब्दों में लिखना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होता है, मतलब 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 150 शब्द हैं, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग आपका हो जाता है जो दूसरे, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। तो पहले शुरुआती 10 आपके 150 शब्दों में आपको लिखने हैं, 10 मार्क्स में लिखने हैं। दूसरे जो आपके हैं वो 250 शब्दों में लिखने हैं और ये भी आपके 10 जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसका ये थोड़ा सा शायद 15 है शायद यहाँ पे, ये हाँ 10 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के हैं ये, और ये आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो 15 मार्क्स का के 10 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे तो ये देखिए ये हो गया आपका 100 और ये हो गया 150, तो मतलब 250 नंबर का पेपर आपका बन जाता है मार्क्स के हिसाब से देख लें तो। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्द सीमा 2 भागों में, 150 शब्दों में और 250 शब्दों में। ये तो बात है यूपीएससी की। अब यूपीपीसीएस में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। ठीक है, अभी हम एस्से बाद में देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ एस्से का मैं अभी दिखा दूंगा कि एस्से में क्या स्थिति है दोनों में। ये यूपीपीएससी की बात है। यूपीपीएससी में सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। ठीक है, जो खंड आए उसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको 125 शब्दों में लिखना होता है और इसमें 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है आपका। क्योंकि आपको पता होगा यूपीपीएससी का थोड़ा सा सिस्टम जो है लगभग हमें सिमिलर तो दिखता है लेकिन कुछ अंतर है। जैसे इसमें एस्से का एक पेपर आता है आपका, ठीक है, 150 मार्क्स का होता है एस्से का। एक हिंदी का पेपर आता है आपका, हिंदी भी कंपलसरी आपको करना ही है, 150 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है जो यूपीएससी में है, सेम पैटर्न सेम टॉपिक ही है। जीएस पेपर 3 है, मतलब सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। जीएस पेपर 4 है जो उसमें यूपीएससी का भी मैं सिलेबस आपका डिस्कस करूंगा, उसमें दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक हैं, तो टॉपिक वाइज हम देखेंगे। तो जीएस ये 200 मार्क्स का आपका होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है और ये भी 200 मार्क्स का। इसमें कंपलसरी पेपर कोई नहीं होता है, एक एस्से होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी आपका वैकल्पिक विषय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एक होगा, उसके 2 पेपर होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, तो 200 मार्क्स का पहला पेपर, 200 मार्क्स का दूसरा पेपर। तो ओवरऑल इस हिसाब से देखें तो 1600 मार्क्स पे मेरिट जाएगी ये टोटल। ये आपके हो जाएंगे 300 और ये आपके 800, तो ये 1100 और इधर 400 और जोड़ देंगे तो 1500 ये, और 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया है तो 1600 नंबर पे ये जाता है। यूपीएससी में इंटरव्यू जो है 275 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 2 भागों में जीएस का पेपर बटा होगा। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएंगे 125 शब्द में। ठीक है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जो 200 शब्दों में आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पे भी देखिए, वहां पे 125 शब्द और 250 शब्द था, यहाँ पे 200 शब्दों में आपको लिखना है और 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे शब्द सीमा को हमें ध्यान में रखना होगा। कंटेंट तो है ही है, देखो कंटेंट तो बेहतर करना ही करना है, कंटेंट के साथ साथ समय भी है और शब्द सीमा भी है, दोनों आयोग ने परिभाषित कर रखा है, स्पष्ट कर रखा है। ठीक है, तो पहला तो मैटर ये है। इसके बाद जो है देखो एमपी का भी पीटी है, एमपी और बीपीएससी दोनों का मैं बाद में लेकर के आऊँगा प्रोग्राम, मतलब जो लिखना सीखें 2.0 होगा उसमें मैं फिर उनका लेकर के आऊँगा। पहले आईएएस और यूपीपीसीएस का हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर प्रारूप होगा, मतलब उत्तर प्रारूप पे मैं आप लोगों को काम ओरिएंटेशन सेशन में कराऊंगा। सबसे पहला काम आप लोगों को एक ये मेंस आंसर राइटिंग की जो सीट होती है, खासकर आयोग जो देता है ये सीट होती है। इस सीट को मैंने एक तो या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, आज़ाद IAS एकेडमी के एप्लीकेशन में मैंने पूरी PDF कर दी है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ मार्जिन होता है, ये पूरी सीट होती है। तो इस सीट पे हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। जितने भी लोग हैं जो उत्तर लेखन से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आगामी समय में आप बैठ करके साथ में उत्तर लेखन करेंगे, तो आप सभी को ये वाली सीट पे आंसर राइटिंग करना होगा। कोई भी लाइनिंग वाली कॉपी पे नहीं करेगा। ये आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सीट है, सैंपल पेपर है उसका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है जो भी आयोग का होता है, इसके बाद आपको लिखना होता है जो खाली जगह छूटी होती है। तो सभी लोग ये वाली आंसर सीट या तो आप अपनी रफ जो आपके पास कॉपी है उस पर आप लाइनिंग खींच लीजिए, दोनों तरफ मार्जिन कर लीजिए। मार्जिन थोड़ा बराबर छोड़ करके करिएगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर भी देखो जगह रहती है और नीचे भी जगह रहती है। तो इसकी ये हूबहू आप कॉपी आज़ाद IAS एकेडमी के एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहाँ पर ये PDF पूरी की पूरी है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फोटोकॉपी करवा के रख सकते हैं ये। ठीक है, ये आपका आज़ाद IAS एकेडमी का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे दिया गया है, ये है मेंस आंसर राइटिंग एग्जाम बुकलेट फॉर्मेट, ये दी गई PDF। तो ये PDF आप पूरी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। तो इससे आप जो है आसानी से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप काम जरूर कर लेना। दूसरा, अब बात करते हैं हमें क्या क्या टॉपिक हमें लेकर के चलना है और क्या क्या हमें अपने पूरे आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए प्रयास करना है। देखिए, मैं GS के चारों पेपर लेकर के चल रहा हूं आपका। समान अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र, UPSC और IAS और UPPSC का दोनों का पाठ्यक्रम सेम है, स्तर अलग अलग है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। तो वो टेंशन ना लो, वो काम मेरा है। टॉपिक सेम रहेंगे हमारे, बाकी जो आप आंसर राइटिंग करोगे, जो मैं आपको उत्तर लेखन करवाऊंगा, मैं आपको उत्तर लेखन जो भी आप आंसर राइटिंग करोगे उसको 2 बार लिखोगे। एक तो जो IAS वाले हैं 150 शब्दों में सेम आंसर को लिखेंगे और उसी आंसर को 250 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिखना है, दोनों की शब्दावली अलग अलग रहेगी आपकी। ये काम आप लोगों को करना होगा। 150 शब्दों में यदि आप मेरे साथ लिख रहे हो तो घर में अगेन आपको उसको 250 शब्दों में लिखना होगा। लेकिन जो UPPCS देने जा रहे हैं वो 125 शब्दों में पहली बार में लिखेंगे और दूसरी बार में उसको कितने में लिखेंगे, 200 शब्दों में। तो क्या रहेगा कि ये बैटल ग्राउंड हमारा सेम रहेगा कि आप यदि UPPCS देने जा रहे हो तो आपको उसी टॉपिक को, तो ये टॉपिक मैं आज आपको सारे लिखवाने जा रहा हूं कि किस टॉपिक पे हम क्या क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक ले रखे हैं, ये सारे टॉपिक हैं आपके जितने भी। समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, समान अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र और समान अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र। ठीक है, और इसके बाद केस स्टडी भी आपकी रहेंगी और ये फिर एस्से का टॉपिक है और हिंदी का टॉपिक है। तो एस्से और हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत हम समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र से कर रहे हैं, फिर एस्से और हिंदी के में आएंगे, आकर के मैं आपको बता दूंगा। जो एस्से हिंदी, चूंकि एस्से तो कॉमन है, दोनों में पूछा जाता है, लेकिन हिंदी केवल और केवल आपका UPSC में कंपलसरी पेपर है, उसका थोड़ा सा स्तर अलग होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, वहाँ पे ट्रांसलेशन और ये सब कुछ आता है। UPPSC में ऐसा नहीं है। UPPSC में आपका टोटल जो है हिंदी प्योर पूछी जाती है, जिसमें पत्र लेखन भी सम्मिलित होता है। तो मैं अभी सिलेबस बता दूंगा। चलिए, अब पेन कागज निकाल के टॉपिक लिखना चालू करिए। सबसे पहले डालिए समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। देखिए, समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र पे जो है जो टॉपिक आपके हैं, क्या क्या टॉपिक समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र पे है। पहले तो देखो कला एवं संस्कृति है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की आर्ट एंड कल्चर पूछी जाएगी आपसे, उससे क्वेश्चन जुड़े होंगे। दूसरा, आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से मान लीजिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद से देखें तो लेकर के अब मतलब 1947 तक, देश की आज़ादी तक, तो आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके बाद स्वतंत्रता के उपरांत भारत है प्रथम प्रश्न पत्र में, फिर विश्व का इतिहास है। विश्व का इतिहास भी आपका 18वीं शताब्दी के मध्य से लिखा हुआ है, तो 1750 से लेकर के 1991 तक मान सकते हैं, या फिर करंट वर्ल्ड हिस्ट्री भी देख लेते हैं, लेकिन वो IR का हिस्सा बन जाती है। तो आप विश्व इतिहास का टॉपिक है, इस पर भी आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे। अभी मैं टॉपिक लिखवाता हूँ आपको। इसके बाद आपका भूगोल में देखो, एक तो भारतीय समाज की विषय वस्तु है, भारतीय समाज की विषय वस्तु भी हम करेंगे यहाँ पे। इसके बाद भूगोल है, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल,
है ना, ये सारे टॉपिक हैं। और एक भारतीय समाज का भी टॉपिक है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारतीय समाज, भारतीय समाज। चलिए अब चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में जो आर्ट एंड कल्चर है, इससे मैं 4 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करवाऊंगा। 4 क्या, ज़्यादा ही हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे लगभग। 4 क्वेश्चन तो आर्ट एंड कल्चर से, एक उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से यूपी वाले बच्चों के लिए। यूपी वालों के लिए चूंकि यूपी स्पेशल से भी पूछा जाता है तो मैं यूपी स्पेशल भी रखूंगा साथ में। बाकी आईएएस और यूपी पीसीएस वालों के लिए टॉपिक रहेंगे सारे। तो आर्ट एंड कल्चर से पहला जो हम लिखेंगे वो है शास्त्रीय नृत्य। पहला है आपका शास्त्रीय नृत्य। जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उससे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपका, है ना। तो जो भी आपके क्लासिकल डांस फॉर्म है उसको लेकर के आपका ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। तो पहला टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इससे आंसर राइटिंग एक करेंगे। इसके बाद हम प्राचीन भारत में कला एवं संस्कृति से मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में आंसर राइटिंग करेंगे। प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति से मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में आंसर राइटिंग करेंगे। हर टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा भी, मैं ये भी बता रहा हूं, मैं उसका उत्तर प्रारूप भी बताऊंगा कि क्या आंसर फॉर्मेट आपका होना चाहिए था। दूसरा, सल्तनत कालीन कला, मध्यकालीन भारत के इतिहास से आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट से सल्तनत कालीन कला। देखो यहाँ पे राजनीतिक नहीं पूछा जाता मेंस में। मेंस में आपका जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कला एवं संस्कृति। तो आर्ट एंड कल्चर को जोड़ करके वो देखते हैं। आधुनिक भारत का राजनीतिक, सामाजिक सारे पक्ष पूछता है, बट यहाँ पे प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की आर्ट एंड कल्चर से एक सेगमेंट पूरा पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मेंस ओनली में थोड़ा सा सिलेबस अलग है, तो इस चीज को आपको थोड़ा पता करना है। मध्यकालीन भारत में सल्तनत कालीन कला रहेगी आपकी, इससे मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा भी। इसके बाद आधुनिक भारत में आर्ट एंड कल्चर से जोड़ करके मैंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाला जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो ये आप जो है 4 टॉपिक आपके ये हो गए। जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं, एक आंसर राइटिंग हम करेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से। तो उत्तर प्रदेश वाले, यूपी स्पेशल वाले ये वाला भी टॉपिक लिख लें, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। अब देखो यहाँ पे प्रदेश अनुसार है, जैसे मध्य प्रदेश वाले आप एमपी दे रहे हैं तो आप मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति लिखिएगा। बिहार वाले हैं तो बिहार वाले बिहार राज्य की कला एवं संस्कृति लिखें, या जो है जो छत्तीसगढ़ वाले वो छत्तीसगढ़ राज्य की कला एवं संस्कृति लिखें। आप उस प्रश्न में अपने राज्य का नाम लिख करके उसका फिर आप जो है डिटेल कर सकते हैं। तो आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं यदि आप यूपी पीसीएस नहीं देने जा रहे हैं तो, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक कॉमन है, आपके एग्जाम के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा जो सेगमेंट है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक मैंने रखा है, एक टॉपिक ही है आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद। ये टॉपिक रहेगा आपका, जो आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद। ध्यान रखिएगा, एक एक टॉपिक जो मैं लिखवा रहा हूँ इसी क्रम में आंसर राइटिंग होगी। पहले मैं शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर इसे करवा दूंगा, फिर मौर्यकालीन वास्तुकला कराऊंगा, फिर सल्तनत कालीन, फिर धार्मिक सुधार भारत ये, और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, और फिर ये उत्तर भारत। ये मतलब एक क्रम रहेगा, जो क्रम है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, डेट फिक्स नहीं है बट क्रम फिक्स है। इसके बाद अगला टॉपिक यही आएगा। तो जो आप लोग टॉपिक पूछते रहते हैं उसका कंफ्यूजन खत्म है, आपका नेक्स्ट टॉपिक यही होगा आंसर राइटिंग का, ये दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। तो सभी लोग इसको जरूर लिख लीजिए। हाँ, जो गुजरात वाले हैं आप गुजरात को आप अपना रखेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। चलिए, तो पहला ये आधुनिक भारत में आधुनिक, सब लोग टॉपिक सब टॉपिक लिख रहे हैं ना, जितने लोग लाइव है मेरे साथ सारे लोग टॉपिक सब टॉपिक लिख रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, बाद में फिर आप लोगों को तैयार करके रखना होगा। जो देखो टॉपिक मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं ना, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं की हैं वो पहले से तैयार कर ले पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। बाकी तो देखो नहीं की आपने क्लासेस तो अब तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए तो पहले टॉपिक बताने का मतलब यही है कि इससे क्वेश्चन आएगा। अब इस टॉपिक को पढ़ के रखना, क्वेश्चन जैसा भी आए लिखने का प्रयास करना, है ना। कोई रैंडम मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूं, मैं टॉपिक बता रहा हूं कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आधुनिक भारत में बनाऊंगा। और जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं या स्टेट वाले हैं, अपना अपना स्टेट का नाम लिख लो, यहाँ पे उस स्टेट के इतिहास से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश वालों के लिए उत्तर प्रदेश का इतिहास, बिहार वाले बिहार का इतिहास, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश का इतिहास, राजस्थान वाले राजस्थान का इतिहास,
तो अपने स्टेट का इतिहास से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, वो कंप्रिहेंसिव एक क्वेश्चन बनाऊंगा, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ये आपके सिलेबस में दिया गया 1947 के बाद का भारत जो है, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपके हैं, इनसे मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई बहुत प्रासंगिक हैं, हमेशा जो है जिक्र होता रहता है, और जिस तरीके से इन्होंने भारत का एकीकरण किया, यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस भी लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में एक बार आंसर राइटिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। बाकी बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता रहता है, कभी महात्मा गांधी जी से पूछ लेता है, कभी अंबेडकर जी से पूछ लेता है, कभी जवाहरलाल नेहरू से पूछ लेता है, तो ये अलग अलग चेंज होते रहते हैं, बट फिर भी हम एक व्यक्तित्व लेंगे। अब सब तो नहीं मैं करा सकता हूँ यहाँ पे आंसर राइटिंग पे। इसके बाद विश्व के इतिहास में, विश्व का इतिहास जहाँ जहाँ सिलेबस में है, रूसी क्रांति, आईएएस और यूपी पीसीएस में तो है ही है, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको यूक्रेन रशिया युद्ध भी हो रहा है, तो मैंने इसीलिए रशियन रेवोल्यूशन रखा है, ताकि 1917 और 1949 सारे रेवोल्यूशंस हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो रूसी क्रांति के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, बोल्शेविक क्रांति है ना, रूस की जो दो क्रांतियाँ बोली जाती है, उन दोनों क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आपका रहेगा भारतीय समाज में। भारतीय समाज का जो टॉपिक है वो है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, शक्तिकरण, ठीक है। भारतीय समाज का टॉपिक रहेगा आपका वुमेन एम्पावरमेंट, ये आपका जीएस पेपर 1 में है, तो इसीलिए टॉपिक रहेंगे। इसके बाद भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी से प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से टॉपिक मैंने उठाया है, मेंटन प्लूम, मेंटम प्लूम ये टॉपिक रहेगा। मेंटम प्लूम यूपीएससी पूछ भी चुका है। और बाकी आपके राज्य से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आपके राज्य का जो भौतिक भूगोल है, जैसे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, वैसे बिहार का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, ये आपको अपने स्टेट के हिसाब से तैयार करना है। यूपी वाले बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो अपने स्टेट के हिसाब से आप नाम ये देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से जो टॉपिक रहेगा, भारत में जनजातियां, इससे हम आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, इससे हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश के भूगोल से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। पहले हम भारत के भूगोल से आंसर राइटिंग करेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश के भूगोल से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश के भूगोल में जैसे कि मैं ले लूँगा, कोई ना कोई टॉपिक उठा लूँगा, तो वैसे ही आपके बिहार के भूगोल से आंसर राइटिंग होगी। मध्य प्रदेश, आप अपने हिसाब से उसको टॉपिक को आपको खुद ऐड कर लेना, अपने स्टेट का नाम, ये बार बार नहीं बताऊंगा, इस ध्यान रखिएगा। तो भारत के भूगोल से भारत में जनजातियों से क्वेश्चन बनाऊंगा, और इसमें स्टेट के भूगोल से एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आपका विश्व के भूगोल से विश्व में कोयला उद्योग से एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है, कोयला उद्योग से जो उद्योग है उनसे क्वेश्चन बनता है, तो एक ये बनाऊंगा। भारतीय समाज हो गया, ये जीएस पेपर 1 के देखो इतने ही टॉपिक हैं आपका, ठीक है। एक आर्ट एंड कल्चर हो गया, और बाकी ये सारे आपके इतिहास के टॉपिक हैं। इसके बाद आपका ये टॉपिक आपका, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो मैं नेक्स्ट आपका कराऊंगा जीएस पेपर 2 से आंसर राइटिंग, जीएस पेपर 2 से आपका आंसर राइटिंग होगी। उसमें संविधान एवं राज्य व्यवस्था से एक क्वेश्चन बनेगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका से आपका पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, तो जो भी होगा स्टेट वाइज एक आंसर राइटिंग रहेगा। यूपी वालों के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और बाकी आपका जो भी स्टेट है अपने स्टेट की रखेंगे। एक क्वेश्चन हम गवर्नेंस से रखेंगे, सुशासन, एक क्वेश्चन आपका सुशासन से आएगा, ठीक है, सुशासन, गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक सब लोग लिखते जाइएगा, जितने भी लोग हैं सबको टॉपिक लिखना है हर हालत में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में समाज के कमजोर वर्गों से एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सोशल जस्टिस से। ये देखो यूपी पीसीएस में भी ये टॉपिक है और आईएएस में भी ये टॉपिक है, दोनों के सेम टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। समाज के कमजोर वर्गों से ये पूछा जाएगा, सामाजिक न्याय। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत रूस संबंधों से एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, भारत रूस संबंध। इस समय थोड़ा प्रासंगिक भी है ये विषय, तो इसलिए मैंने इसको ही रखा है, भारत रूस संबंध, ठीक है। अर्थव्यवस्था में विनिवेश टॉपिक से नेक्स्ट है जीएस पेपर 3। देखो जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 2 में कितने टॉपिक हैं, पॉलिटी,
है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, फिर गवर्नेंस हो गया, फिर सोशल जस्टिस हो गया और आईआर हो गया। तो 4 टॉपिक के सब टॉप वो बता दिए मैंने, क्या किससे आंसर राइटिंग करेंगे। स्टेट वाला हम पॉलिटी भर से करेंगे। इसके बाद इकोनॉमी है आपका, इकोनॉमी में विनिवेश, अभी खुद देख रहे हैं विनिवेश इस समय प्रासंगिक भी है, तो विनिवेश से आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो विनिवेश ध्यान रखिएगा, विनिवेश से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। सभी लोग लिख लीजिए, एक आंसर राइटिंग हम विनिवेश से करेंगे। इसके बाद एक आंसर राइटिंग हम उस पर्टिकुलर राज्य की अर्थव्यवस्था से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जो भी है, तो एक हम आंसर राइटिंग आपके राज्य के से जुड़ाव रखते हुए करेंगे। तो इसको भी आप लोगों को सभी को लिख लेना है, अपने राज्य का नाम लिख लीजिए और वहाँ की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था, तो जो भी स्टेट है अपने स्टेट का आप आंसर राइटिंग करेंगे यहाँ पे। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन रहेगा आपका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका आपदा प्रबंधन से एक क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे एक क्वेश्चन बनाऊंगा। और आपके स्टेट में आपदा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में आपदा, या बिहार में आपदा, मध्य प्रदेश में आपदा, राजस्थान में आपदा, झारखंड में आपदा, उत्तराखंड में आपदा, तो जो भी आपका राज्य है उस राज्य में आपदा, छत्तीसगढ़ में आपदा, आपके राज्य की आपदा को लेकर के भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन ये टॉपिक आपका है, जीएस पेपर 3 है आपका, समान अध्ययन का तीसरा प्रश्न पत्र है, ये सारे सब टॉपिक हैं उसमें। ठीक है, उन्हीं में से एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा से आपका संप्रदायवाद से क्वेश्चन आएगा। अभी खुद देख रहे हैं इस समय देश में जो माहौल है, सरगर्मी है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, एक तरीके से मेजर जो है कह सकते हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, तो एक जो है संप्रदायवाद से क्वेश्चन में बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपके राज्य की कानून व्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, बिहार की कानून व्यवस्था, जहां की भी कानून व्यवस्था है, स्टेट वाइज कानून व्यवस्था से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा। ठीक है, तो कानून व्यवस्था से एक क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है जीएस पेपर 3 समाप्त, इतने टॉपिक है, 5 टॉपिक है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न पत्र। थोड़ा सा देखो, ये इसका वेटेज ज़्यादा है और एक ही सब्जेक्ट है इसमें, लेकिन इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। पहला तो है नीति शास्त्र के शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 शब्द मैं दूंगा, 5 शब्दों की शब्दावली, शब्दावली मैंने पढ़ाई भी है, शब्दावली से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो शब्दावली से आपका पहला रहेगा, पहला इसमें शब्दावली से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, जिसमें 5 शब्दावली, जैसे मैंने आपको दे दिया कि नैतिकता बताइए क्या है, सत्यनिष्ठा बताइए क्या है ना, मनोवृत्ति बताइए क्या है, या आत्म संयम का मतलब क्या है, तो इस तरीके से एक आपका पूछा जाएगा, अनुशासन का मतलब क्या है, ईमानदारी का मतलब क्या है, तो वो शब्दावली जो होंगी उन शब्दावलियों में आपको उनको परिभाषित करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा, एक अच्छे नेता के गुण, एक अच्छे नेता के गुण, या सिविल सर्विसेज के पास मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए, बुनियादी मूल्य क्या होने चाहिए, तो एक तरीके से वैल्यू सिस्टम को लेकर के देख सकते हैं क्वेश्चन है, या एटीट्यूड को लेकर के क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इथिक्स से, सारे नीति शास्त्र के क्वेश्चन है। पहला नीति शास्त्र से जुड़ी हुई शब्दावलियां 5 टॉपिक आएंगे, दूसरा नीति शास्त्र में एक अच्छे नेता के गुण, दूसरा आपका नीति शास्त्र में भावात्मक बुद्धिमत्ता, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, EI से एक क्वेश्चन बनाऊंगा मैं भावात्मक बुद्धिमत्ता से। इसके बाद आपके ये टोटल 3 क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा इथिक्स में। इसके बाद आपके केस स्टडी को मैंने 5 भागों में केसेस को बांटा है, मैं 5 केस आपको लिखवाऊंगा, हर टाइप का एक केस। तो टाइप 1 जो मेरा है उसको मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, इसको लेके वीडियो भी मैंने आपको वैसे क्लास में ऑनलाइन बैच में डिटेल से पढ़ाया है। टाइप 2 केस क्या है, टोटल जो केस स्टडी में बस 5 टाइप एक बार पढ़ लिए, खत्म बात, एक एक मैं केस स्टडी करा दूंगा। टाइप 3 केस स्टडी, टाइप 4 केस स्टडी और टाइप 5 केस स्टडी, 5 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं केस स्टडी में मेरे अकॉर्डिंग, मैंने 5 हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो एक एक टाइप एक बार आपके करवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो केस स्टडी बड़ा
बच्चों को जटिल लगता है, आप मेरे साथ करोगे तो केस स्टडी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये है आपका निबंध वाला टॉपिक। देखो आईएएस में थोड़ा सा समझते हैं, आईएएस का यहाँ पे सिलेबस है। ये जीएस के चारों पेपर आपके हो गए। कितने टॉपिक है थोड़ा काउंट कर लो 1%। जीएस के चारों पेपर आपके अब समाप्त हो गए। मतलब इस तरीके से आंसर राइटिंग करके एक एक टॉपिक पे हम लोग जीएस के चारों पेपर के बारे में आंसर राइटिंग कर पाएंगे यदि हमने कर लिया। और स्टेट वाले भी जोड़ लीजिएगा क्योंकि स्टेट के भी उसमें काउंट होंगे। अब बात करते हैं निबंध की। कितने टोटल, कितने 31 टॉपिक आपके समान अध्ययन के हो गए। ठीक है, समान अध्ययन में आपके टोटल जो टॉपिक हो गए 31 टॉपिक आपके समान अध्ययन के हो गए। सामान्य अध्ययन में 31 टॉपिक आपके हो गए। अब निबंध भी इसमें जोड़ लीजिए। निबंध एशे की विषय वस्तु। देखो यूपीएससी में एशे अलग पूछा जाता है, पीसीएस में अलग पूछा जाता है, दोनों का लेवल अलग है, स्तर अलग है। यूपीएससी का जो सिलेबस दे रखा है निबंध का, इसमें इन्होंने क्या कहा है, उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें, मतलब निबंध के विषय से अपने आप को ना भटकाएं, तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ये लिख दिया है कि जिसका निबंध अच्छा होगा, सटीक होगा, जो केंद्र बिंदु रहेगा उसका, मतलब कि केंद्रित रहेगा, उसी को नंबर देंगे। तो इसमें यूपीएससी में 2 ऐसे लिखने होते हैं, 2 निबंध लिखना होता है, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें से देखो 4 आते हैं, 4 में से एक करना होता है। आमतौर पे इस बार तो थोड़ा सा अमूर्त ज़्यादा थे, तो एक मैं आपको मूर्त की बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, और एक मैं आपको अमूर्त के बारे में लिखवाऊंगा इसमें निबंध में यूपीएससी में। तो एक आप मूर्त ऐसे लिखेंगे, एक आप अमूर्त ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखो लिखे क्या है, पालना झुलाने वाले के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो अब इस तरीके के जो ऐसे आते हैं, मैं प्रीवियस ईयर ही कोई ऐसे लूँगा और उसको किस तरीके से आपको सोचना है, कैसे आपको उसके लिए जो है आपका थिंकिंग प्रोसेस हो, फिर उसके लिए कैसे आप रूपरेखा क्रिएट करेंगे, कैसे आप फिर उसको प्रस्तावना लिखेंगे, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कोटेशंस भी आपको पता होने चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे एक मूर्त और एक अमूर्त ऐसे लिख करके आप मेरे साथ जाएंगे। यहाँ पे जो भी ऐसे लिखने होते हैं सभी जो है लगभग 1200 शब्दों में इसमें लिखने होते हैं, है ना। 1200 शब्दों में लिखने होते हैं इसमें, 1200 का ये 1200 ये, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक बड़ा टफ टास्क है। और जब मैं ऐसे आप लोग को लिखवाऊंगा तो मैं भी उतना ही टाइम दूंगा आपको, आप उतना ही टाइम में ऐसे लिख के टॉपिक दे दूंगा, ऐसे लिख के आप लोग दे दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस में देखिए ऐसे का क्या कर रखा है इन्होंने, 3 खंडों में विभाजित किया है, ठीक है। देखो यूपीएससी में तो एक ऐसे 125 मार्क्स का होता है, एक ऐसे 125 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपको मेंस क्वालिफाई करना है अच्छे तो 250 नंबर में बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, 150 प्लस भी लेकर के आते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा है निबंध, जो यूपीपीसीएस में है 3 खंड बनाए इन्होंने, खंड 1, खंड 2, खंड, ठीक है, का खा गा। इसमें 50 नंबर का ये है, 50 नंबर का ये है, 50 नंबर का ये है, यानी 150 नंबर का है और 700 शब्दों में लिखना है प्रत्येक को। तो उसको देखो 2400 शब्दों में लिख रहे हैं, इसको हम 2100 शब्दों में लिख रहे हैं, मतलब उतना ही बहुत फर्क नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो टॉपिक क्लियर है पहले से कि इन टॉपिकों से आएगा। खंड 1 से जैसे मान लीजिए साहित्य और संस्कृति, मैं इससे ऐसे लिखवाऊंगा आपका। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये दोनों चूंकि हम जीएस में कर चुके होंगे, मैं महिला सशक्तिकरण वहाँ पे बता दूंगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं बता ही दूंगा। तो ये आपको कई बार करंट से जुड़े हुए टॉपिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको कराऊंगा साहित्य और संस्कृति से कराऊंगा। दूसरे खंड में जो मैं आपका आंसर राइटिंग कराऊंगा वो आपका मैं आर्थिक क्षेत्र से कराऊंगा। जैसे आर्थिक क्षेत्र में मान लो जीएसटी से पूछ लिया, कभी विमुद्रीकरण से पूछ लिया, विनिवेश से पूछ लिया, तो एक कोई ना कोई हम लोग देख लेंगे। या मुझे लगता है कि जो एवरग्रीन है वो एक ये है, इससे आपका कृषि उद्योग तथा व्यापार, एग्रीकल्चर से भी पूछ लेता है। तो आर्थिक क्षेत्र या फिर हम, या ये भी आपका इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे इकोनॉमी का इसमें ज़्यादा वो है, साइंस एंड टेक भी है, तो इसमें देख लेंगे इन दोनों में से कोई एक टॉपिक हम लोग चुन लेंगे
एग्रीकल्चर को या तो प्रॉपर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र लिखा है तो ये परिभाषित नहीं है प्रॉपर आपका, तो हम एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ओवरऑल ये पता है कि कृषि उद्योग और व्यापार से पूछेगा। तो जैसे किसान बिल से इस बार आया था ऐसे आपका यूपीपीएससी में, तो हम लोग जो है रिसेंट सिनेरियो देख करके न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा, कोई ना कोई टॉपिक देख के कुछ कॉमन पॉइंट देखेंगे कि यदि एग्रीकल्चर से आता है तो उसी से हम कैसे करें। तो यूपीपीसीएस में एक ऐसे आपका साहित्य और संस्कृति, दूसरा कृषि और उद्योग व्यापार। इस खंड गा में 3 ऐसे हैं जिसमें से मैं आप लोगों को जो कराऊंगा ये डिजास्टर वाले टॉपिक से कराऊंगा। इसमें एक IR का टॉपिक होता है जो अंतर, मान लीजिए अभी रशिया यूक्रेन प्रकरण ही चल रहा है, इसी से आ जाए तो ये आपका जो है मैं आपको यहाँ से कराऊंगा प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आपदा हो गई, भूकंप आपदा हो गई, सूखा, तो जो भी आपदाएं हर साल देश में हमारा आपदा बारंबारता तो वही है देश में, और एक राष्ट्रीय विकास योजना परियोजना से आपका पूछता है। तो मैं आपके 3 ऐसे तैयार कराऊंगा इसमें, अब बस आपको 3 ही लिख के आने वहाँ पे, और हमें टॉपिक पहले स्पष्ट है। यूपीएससी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कई बार, अब देखो यहाँ पे पूछ कैसा रहा, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में, ठीक है। अब जैसे अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वार हो चुके हैं हमारे, तो हिस्ट्री में कई सारी घटनाएं हैं जो दोहराई जाती हैं। पहली बार तो त्रासदी होती है, दूसरी बार प्रहसन, मतलब वो अपने आप में बहुत विनाशकारी हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग को समझना है, पूछ क्या रहा है, कैसे करना है, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो ये थिंकिंग प्रोसेस है, आपको कितना आप सोच पाते हैं, कैसा आपने माइंडसेट डेवलप किया है, वो तो यूपीएससी में थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है इस बार। बड़ा मतलब ज़्यादातर दोनों सेक्शन में आप देखेंगे तो आयोग ने अमूर्त ऐसे ज़्यादा पूछे हैं, बट मूर्त और अमूर्त में एक एक देख लेंगे टॉपिक क्या रहेगा, उस समय हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो ये आपके अलग अलग है, यूपीपीसीएस में एसए का अलग है और आईएएस में अलग है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका समान अध्ययन के 5 पेपर होगा निबंध को जोड़कर, जीएस के 4 और समान अध्ययन में एक निबंध भी समान अध्ययन का ही प्रश्न पत्र है। इसके बाद यूपीपीसीएस में हिंदी अलग से पूछता है, मतलब हिंदी का एक अलग से पर्टिकुलर इन्होंने 150 नंबर की हिंदी भी पूछते हैं, ये नंबर जुड़ते हैं। आईएएस में नहीं जुड़ते, आईएएस में वैकल्पिक विषय है और बाकी इसमें भी वैकल्पिक विषय है, बट वैकल्पिक विषय में मैं आंसर राइटिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल इस पे करा रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। तो देखो यूपीपीसीएस वालों के लिए ये दिए गए हैं टॉपिक, एक तो आपका एक कंप्रिहेंशन आएगा, एक गद्य खंड का अवबोध और प्रश्नोत्तर होंगे उससे, फिर आपसे संक्षेपण पूछा जाएगा, प्रेसी राइटिंग, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन होगा। ये सब ऑनलाइन बैच में मैंने डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि सरकारी पत्र, तार, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र सब दिया गया है। शब्द ज्ञान और उसका प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, शब्द विलोम पूछा जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आएगा, लोकोक्ति और मुहावरे आएगा। तो ये जो है आपके टॉपिक समान हिंदी के दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये आपका मेंस का पर्टिकुलर सिलेबस है। वैकल्पिक विषय पे आपको खुद काम करना होगा, जिसका जो भी वैकल्पिक विषय हो आप उसमें आंसर राइटिंग अपनी रेगुलर डेली बेसिस करेंगे। मुख्य परीक्षा जीतने का एक ही सूत्र है कि आप लिख के कितना जाते हैं, आप एग्जाम हॉल पे नहीं लिखते। तो यहाँ पे हमारी रेगुलर आंसर राइटिंग का सेशन अब प्रारंभ हो रहा है। मंडे आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा, जिसमें कुछ मैं आपको बारीकियां बताऊंगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उन्हें दोहराना नहीं है। पहले तो मैं एक बताऊंगा क्या फॉर्मेट रखना है। सभी लोग जो मैंने बुकलेट का प्रारूप आपको दिखाया वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा आज़ादी इस एकेडमी से, वहाँ से आप उसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो है आंसर राइटिंग को लेकर के अब आप लोग तैयार हो जाइए सभी लोग, ठीक है। यही टॉपिक होंगे डे बाय डे, पर डे ये टॉपिक में आपके होते रहेंगे। बीच में यदि कोई गैप भी आता है तो नेक्स्ट डे का टॉपिक आपका वही रहेगा। टॉपिक अब आपको पता है, अब आप इन टॉपिक को तैयार करिए, तैयार करके इनके उत्तर लेखन के लिए मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। इनमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल वही रखूंगा जो आईएएस और यूपीपीसीएस में होती है। जो बच्चे केवल आईएएस दे रहे हैं, यूपीपीसीएस देने नहीं जा रहे हैं, तो उनको जो आंसर राइटिंग करनी है मैंने बताया 150 शब्द और 250 शब्द। एक ही क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ आप 150 शब्दों में लिखिए, बाकी घर में आपको उसी क्वेश्चन को 250 शब्दों में लिखना है। जो लोग यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं आपको 200 शब्दों वाला यहाँ पे लिखना है और 125 शब्दों में आप घर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा रहेगा दोनों का प्रारूप। 150 से 200 शब्दों में हमें आंसर राइटिंग करना यहाँ पे प्रयास करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के ये टॉपिक हैं। मंडे को ओरिएंटेशन सेशन, आगामी जो सेशन होगा, अगला सेशन आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा। इसके बाद आपका जो सेशन होंगे इसी टॉपिक वाइज एक एक करके आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के डाउट जो है एक एक करके क्लियर करूँगा।